हेलो फ्रेंड्स, आई एम किशन। एम्बिशन पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम 12th क्लास की बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, इन माय ओपिनियन एज ए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स हमें कुछ अर्थशास्त्रियों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जैसा कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट किस टाइम पीरियड में एग्जिस्टेंस में आया था, इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा गया और किस किस इकोनॉमिस्ट ने अर्थशास्त्र में अपना योगदान दिया। एंड फ्रेंड्स, आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लासिकल थ्योरी एंड केन्स थ्योरी की भी स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एडम स्मिथ की स्टडी करेंगे। तो एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया। इसके पीछे कुछ रीजंस होंगे। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की फील्ड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किए होंगे, तभी जाके उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की कहा गया। बट गाइस, बात ये उठती है कि क्या एडम स्मिथ से पहले अर्थशास्त्र की कोई नॉलेज नहीं रखता था? नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। एडम स्मिथ से पहले भी लोग अर्थशास्त्र की अच्छी खासी पकड़ रखते थे, ज्ञान रखते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने विचारों को, अपने ज्ञान को पब्लिश नहीं किया। एडम स्मिथ ने अपने बुक्स के माध्यम से अपने विचारों को, अपने व्यूज को पब्लिश किया, इसलिए उन्हें विश्व में एज ए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एक्सेप्ट करा गया। फ्रेंड्स, एडम स्मिथ की डिटेल में स्टडी करते हैं जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया था। हु वाज एडम स्मिथ? जो एडम स्मिथ थे वो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे, फिलोसफर थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, ऑथर थे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे। एडम स्मिथ का जन्म 16 जून 1723 क्रिकेटली स्कॉटलैंड में हुआ था और उनकी डेथ 17 जुलाई 1790, जब वो 67 साल के थे तब उनकी डेथ हो गई थी। एडम स्मिथ की नेशनलिटी स्कॉटिश थे। वो एकेडमिक्स, जो उन्होंने स्कूलिंग की थी क्रिकेटली स्कॉटलैंड से की थी, और जो उन्होंने हायर स्टडी की थी द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, बेलिन कॉलेज ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे ये। एडम स्मिथ ने अपनी लाइफ में 2 बुक्स लिखी थी। फर्स्ट बुक वॉज द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, 1759 में लिखी थी। एंड सेकेंड बुक वॉज द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसका पूरा नाम था एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो इन 2 बुक्स के कंट्रीब्यूशन की वजह से एडम स्मिथ को विश्व में एज ए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो गाइस, इन बुक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की स्टडी करते हैं। जैसे फर्स्ट, इनविजिबल हैंड्स, जिसका सिंपल सा अभिप्राय होता है सेल्फ इंटरेस्ट। मतलब अगर एक व्यक्ति अर्थव्यवस्था में अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करता है प्रोडक्शन के माध्यम से, अपनी सर्विसेज के माध्यम से, तो इसी तरीके से अन्य व्यक्ति भी अर्थव्यवस्था में अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का कार्य करेंगे। तो सभी व्यक्ति अगर अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करते हैं तो इससे नेशन की वेल्थ में भी इंक्रीमेंट होता है। सेकंड पॉइंट, लेजर फेयर, मतलब फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्स। मतलब एडम स्मिथ का मानना था कि अर्थव्यवस्था में ऑलवेज फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्स होना चाहिए। मतलब सारे निर्णय सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर छोड़ देने चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन किसी भी चीज में नहीं होना चाहिए। सी, डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, उसके अंदर लेबर को डिवाइड कर देना चाहिए उनकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग, जिससे इफिशियंसी के एडवांटेज उठाया जा सके। अगर हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज में लेबर को उनकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं तो इससे उनके अंदर स्पेशलिटी डेवलप्ड होती है किसी कार्य को करने के लिए, वो एकदम प्रोफेशनल हो जाते हैं, जिससे वो कार्य की दोहराई नहीं करते, मतलब उसमें गलतियां नहीं करते। इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, पर हेड प्रोडक्शन बढ़ता है। तो गाइस, उनका सिंपल सा मानना था डिवीजन ऑफ लेबर पे वर्क होना चाहिए। डी पॉइंट, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है कि जो एडम स्मिथ थे उनका मानना था उत्पादन प्रक्रिया में कुछ रिसोर्सेज यूज होते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल। तो ये एडम स्मिथ के विचार थे इन बुक्स के माध्यम से। फ्रेंड्स, एडम स्मिथ को क्लासिकल इकोनॉमिस्ट माना गया था। चलो अब आगे चलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज 2 अप्रोच, फर्स्ट क्लासिकल थ्योरी एंड सेकंड केन्स थ्योरी। तो जो क्लासिकल थ्योरी होती है वो बहुत रिलायबल होती है, परंपरावादी होती है। तो जो क्लासिकल थ्योरी थी उसके अंदर जो इकोनॉमिक्स थे जैसे एडम स्मिथ, कुछ इनके सहयोगी थे, फॉलोअर्स थे, जैसे डेविड रिचार्डो, थॉमस माल्थस एंड जीन बाप्टिस्टे से। तो ऐसे ही करके
बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे जिन्हें क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहा गया था, बट जो केन्स थ्योरी थी उसके अंदर एक ही इकोनॉमिस्ट थे, जॉन मेनार्ड केन्स। तो गाइस क्लासिकल थ्योरी को डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे बिलीव इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मतलब जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो कैपिटलिस्ट की जगह लिबरल यूज करते थे, बट जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे बिलीव करते थे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बिलीव करते थे। दे डोंट वांट गवर्नमेंट कंट्रोल इन द इकोनॉमी, मतलब जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, परंपरावादी अर्थशास्त्री थे, वो सदैव गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं चाहते थे अर्थव्यवस्था के अंदर। थर्ड, दे वांट फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्स, मतलब जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्स चाहते थे, मतलब अर्थव्यवस्था में जिस चीज की सप्लाई हो रही है उस चीज की डिमांड होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट इंटरवेंशन वो नहीं चाहते थे प्रोडक्शन एक्टिविटी में। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे दे वर फादर ऑफ कैपिटलिज्म, परंपरावादी अर्थशास्त्रियों को पूंजीवाद का स्वामी कहा गया था, मतलब जनक कहा गया था। तो जो क्लासिकल थ्योरी है उसकी कुछ अजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। इकोनॉमी ऑलवेज इन फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना था कि अर्थव्यवस्था में सदैव फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब अगर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है तो प्रचलित दर में मजदूरी दर पर उसे काम मिल जाता था। तो सेकंड पॉइंट, प्रोफेसर जेबी से लॉ ऑफ मार्केट, तो जो प्रोफेसर जेबी से अर्थशास्त्री थे जाने माने उस टाइम पीरियड में, उनका कहना था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, मतलब जो पूर्ति है अपनी मांग स्वयं सर्जित करती है। थर्ड पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्राइस वेज एंड इंटरेस्ट, मतलब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना था अर्थव्यवस्था में प्राइस, मजदूरी और इंटरेस्ट रेट में ऑलवेज चेंजेस होते रहने चाहिए, और उनका यह भी मानना था सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल। तो ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की कुछ अजम्पशंस थी, हमने इनको डिस्कस करा। चलो अब आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के बाद मार्जिनलिस्ट इकोनॉमिस्ट का टाइम आता है 1870 में, जिसे मार्जिनल रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इस टाइम पीरियड में डिस्कवरी हुई थी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब सीमांत उपयोगिता। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एडिशन इन टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, मतलब एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो कुल उपयोगिता में परिवर्तन होता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो जो मार्जिनल रेवोल्यूशन था उसका क्रेडिट तीन इकोनॉमिस्ट को जाता है। फर्स्ट इज विलियम स्टैनले जेवन्स जो कि इंग्लैंड के थे, एंड सेकंड कार्ल मेंगर्स जो ऑस्ट्रेलिया के थे, एंड थर्ड लियोन वॉलरास जो कि स्विट्जरलैंड के थे। तो इन सभी को दे वर ऑल्सो नोन एज मार्जिनलिस्ट इकोनॉमिस्ट। तो इन्होंने प्रूफ करके बताया था कि एक वस्तु को उस कीमत पर खरीदा जाएगा जब उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन वस्तु की कीमत से ज्यादा होएगा या तो वस्तु की कीमत के बराबर होगा। उस टाइम पीरियड में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात होने लगी थी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर कंजप्शन, यूटिलिटी, डिमांड। तो गाइस इसके बाद के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मार्जिनलिस्ट इकोनॉमिस्ट के बाद अल्फ्रेड मार्शल का टाइम आता है 1890 में, जिन्हें न्यू क्लासिकल कहा गया। तो न्यू क्लासिकल उन इकोनॉमिस्ट को कहा जाता है जिन्होंने एग्जिस्टिंग थ्योरी के अंदर या तो मॉडिफाई कराओ या रीडिस्कवरी करी हो। तो जिस तरीके से एडम स्मिथ का इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन था, जेम्स केन्स का इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन था, उसी तरीके से अल्फ्रेड मार्शल का भी इकोनॉमी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो गाइस इनके बारे में और डिटेल में जानते हैं। चलो आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, अल्फ्रेड मार्शल को न्यू क्लासिकल कहा गया। इनका टाइम पीरियड 1890 से स्टार्ट होता है। इनका जन्म 26 जुलाई 1882 को हुआ था और इनकी डेथ 13 जुलाई 1924 को हुई थी। करीब 81 साल में इनकी डेथ हो गई थी। इनके द्वारा कुछ बुक्स लिखी गई थी। फर्स्ट बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो 1890 में पब्लिश हुई थी। सेकंड बुक इंडस्ट्री एंड ट्रेड जो कि 1990 में पब्लिश हुई थी, एंड थर्ड बुक मनी, क्रेडिट एंड कॉमर्स जो कि 1923 में पब्लिश हुई थी। तो गाइस इन बुक्स के माध्यम से अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो गाइस इन बुक्स के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था
बट हम सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के कंट्रीब्यूशन को ही अभी डिस्कस करेंगे। जो रेस्ट 2 बुक्स है इनके कंट्रीब्यूशन को आप हायर स्टडी में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। तो गाइस इनके कंट्रीब्यूशंस को पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब ह्रासमान सीमांत उपयोगिता, मतलब एक जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट कमोडिटी के एडिशनल यूनिट्स का कंजप्शन करते जाते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होते जाता है। सेकंड, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक से ज़्यादा गुड्स का जब हम कंजप्शन करते हैं तो एक कंज्यूमर कब सरप्लस की स्थिति में होता है, मतलब इक्विलिब्रियम की स्थिति में होता है। तो उसको भी अल्फ्रेड मार्शल ने ही एक्सप्लेन करा था। जो मार्जिनलिस्ट थे उन्होंने सिर्फ एक कमोडिटी के लिए सरप्लस बताया था, कंज्यूमर सरप्लस बताया था। अल्फ्रेड मार्शल ने 2 या 2 से ज़्यादा गुड्स के सिचुएशन में एक कंज्यूमर किस टाइम पीरियड में इक्विलिब्रियम में होएगा तो उसको अल्फ्रेड मार्शल ने एक्सप्लेन करा था। तो अल्फ्रेड मार्शल ने कंज्यूमर सरप्लस की भी बात की थी कि एक उपभोक्ता किस टाइम पीरियड में सरप्लस में होएगा, मतलब उसके पैसे कम खर्च होने चाहिए और उसे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलना चाहिए। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की भी बात की गई अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। एक कमोडिटी का प्राइस कैसे डिटरमाइन करता है, मतलब प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ कमोडिटी। तो अल्फ्रेड मार्शल ने बताया डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पर एक दूसरे को काटती है वहाँ पर उस कमोडिटी का प्राइस डिसाइड होता है। तो गाइस ये सारी चीज़ें अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले पढ़ी होगी, ऑफकोर्स पढ़ी होगी। आगे चलते हैं गाइस। फ्रेंड्स, अल्फ्रेड मार्शल के बाद जॉन मिनार्ड केन्स का टाइम आता है जिन्हें फाउंडर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो गाइस जो जेएम केन्स थे उनका टूवर्ड इकोनॉमिक्स बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने 1930 के टाइम पर क्लासिकल थ्योरीज को क्रिटिसाइज करा था और अपनी थ्योरीज को सही प्रूफ करके दिखाया था। तो गाइस इनके बारे में और डिटेल में स्टडी करते हैं। फ्रेंड्स, जॉन मिनार्ड केन्स या जेएम केन्स के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। हु वाज जेएम केन्स? तो जो जेएम केन्स फेमस इकोनॉमिस्ट थे, फाउंडर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स थे, मैथमेटिशियंस थे, फिलोसोफर थे। तो जेएम केन्स का जन्म 5 जून 1983 कैम्ब्रिज इंग्लैंड में हुआ और उनकी डेथ 21 अप्रैल 1946 अराउंड 62 ईयर की एज में हुई थी। उनकी नेशनलिटी वो एक ब्रिटिश थे। जेएम केन्स ने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी थी लिबरल कॉलेज टाइम पीरियड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। उनकी क्वालिफिकेशन बीए मैथमेटिक्स उन्होंने की थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इंग्लैंड के अंदर। तो उनके द्वारा एक फेमस बुक लिखी गई थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो इस बुक के कंट्रीब्यूशन की वजह से जेएम केन्स ने क्लासिकल थ्योरीज को क्रिटिसाइज करा था और अपनी थ्योरी को इम्प्लीमेंट करके दिखाया था। ये जो बुक थी 1936 में पब्लिश हुई थी। इस बुक के द्वारा जेएम केन्स के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताया गया है, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स जो 12th क्लास में आप पढ़ोगे अभी, केन्स इकोनॉमिक्स अभी पढ़ोगे आप, लिक्विडिटी प्रेफरेंस मतलब इकोनॉमी के अंदर ऑलवेज लिक्विडिटी रहनी चाहिए, मतलब मुद्रा की तरलता रहनी चाहिए, ना तो लिक्विडिटी ज़्यादा होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए। स्पेंडिंग मल्टीप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्राइवेट कंजप्शन बढ़ता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो जीडीपी ग्रोथ होती है। एडीए और एएस मॉडल के अकॉर्डिंग केन्स का कहना था जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इक्वल होती है, वहां पर इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम होता है। अकॉर्डिंग टू केन्स डिमांड साइड इकोनॉमिक्स मतलब इस लास्ट पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो केन्स थे उनका कहना था कि डिमांड अपनी सप्लाई खुद क्रिएट करती है। तो जो जेएम केन्स थे उनका टूवर्ड इकोनॉमिक्स बहुत ग्रेट कंट्रीब्यूशन था। फ्रेंड्स, केन्स थ्योरी की स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, केन्स बिलीव इन गवर्नमेंट कंट्रोल इन द इकोनॉमी, मतलब केन्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए अर्थव्यवस्था के अंदर। सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट शुड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, मतलब अर्थव्यवस्था के विकास और समृद्धि में सरकार का प्रत्यक्ष रूप से योगदान होना चाहिए जिससे विकास की समृद्धि में वृद्धि हो। थर्ड पॉइंट, इकोनॉमी कांट बी लेफ्ट बाय द हैंड ऑफ मार्केट फोर्स,
मतलब अर्थव्यवस्था को बाजार शक्तियों के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि जो प्राइवेट इंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ज़्यादा चाहते हैं, ना कि सामाजिक कल्याण को। इन्हीं सब कारणों की वजह से प्रोफेसर जो जेएम केन्स थे वो गवर्नमेंट कंट्रोल चाहते थे। तो अब आगे चलते हैं। जेएम केन्स क्रिटिसाइज क्लासिकल थ्योरी। तो गाइस, जेएम केन्स ने किस तरीके से क्लासिकल थ्योरीज को क्रिटिसाइज करा था? तो गाइस, हम क्लासिकल थ्योरी और केन्स थ्योरी का कंपैरिजन भी करेंगे, साथ में केन्स ने किस तरीके से क्लासिकल थ्योरीज को क्रिटिसाइज करा था उसकी भी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब केन्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन से पहले भी इक्विलिब्रियम हो सकता है, बट जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनका मानना था कि इकोनॉमी के अंदर ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। सेकंड पॉइंट, डिमांड क्रिएट्स इट्स ऑन सप्लाई। केन्स के अकॉर्डिंग डिमांड क्रिएट्स इट्स ऑन सप्लाई, मतलब मांग अपनी पूर्ति स्वयं सर्जित करती है। बट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर जेबी से के अकॉर्डिंग सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, मतलब पूर्ति अपनी डिमांड को स्वयं सर्जित कर देती। तो गाइस, ये एक बेसिक डिफरेंस था क्लासिकल थ्योरी और केन्स थ्योरी का। थर्ड पॉइंट, लिटिल और नो चेंज इन द प्राइस, वेज एंड इंटरेस्ट। मतलब केन्स के अकॉर्डिंग वस्तु की कीमत, वेज और इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, बट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस में, वेज में और इंटरेस्ट रेट में चेंज होते रहना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, लेवल ऑफ आउटपुट, इनकम एंड डेवलपमेंट। मतलब जो एग्रीगेट आउटपुट होता है, इनकम होती है, एम्प्लॉयमेंट होती है, ये सारी की सारी चीजें एग्रीगेट डिमांड के ऊपर आधारित होती है। अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है तो आउटपुट भी ज्यादा होता है, इनकम भी ज्यादा होती है, एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होती है। और एग्रीगेट डिमांड कम होती है तो आउटपुट भी कम होएगा, इनकम भी कम होएगी और एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होएगी। बट जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनका मानना था कि सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो गाइस, ये कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस थे जिनकी वजह से प्रोफेसर के जेएम केन्स को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। तो गाइस, आखिर जेएम केन्स ने अपनी थ्योरीज को कैसे रखा, किस तरीके से उन्होंने क्लासिकल थ्योरीज को क्रिटिसाइज करा था? तो वो टाइम पीरियड था 1930 का, जिस टाइम पीरियड पे ग्रेट डिप्रेशन आया था। मतलब उस टाइम पीरियड में जो यूएसए था एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज थी, उनकी इकोनॉमीज फॉल होने लगी थी। मतलब जो ये पीरियड था 1929 से लेके 1933 तक चला था, करीब करीब 4 साल तक। तो इस टाइम पीरियड में जो बैंक थे, अदर फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस थे, ये कोलैप्स होने लग गए थे। लेवल ऑफ आउटपुट बहुत ज्यादा कम हो गया था, नेशनल इनकम कम हो गई थी, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा कम हो गया था, एग्रीगेट डिमांड या डिमांड बहुत ज्यादा कम हो गई थी। तो ये टाइम पीरियड था ग्रेट डिप्रेशन का। इस टाइम पीरियड में जेएम केन्स ने अपनी थ्योरीज को पब्लिश किया अपनी बुक के माध्यम से, और इसी बुक के बिहाफ पे जेएम केन्स ने क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को क्रिटिसाइज करा था और अपनी थ्योरीज को पब्लिकली इस्टेब्लिश करा था। फ्रेंड्स, जेएम केन्स के बाद 1970 में सेकंड जनरेशन ऑफ न्यू क्लासिकल का टाइम आता है। तो हमने इन्हें सेकंड जनरेशन ऑफ न्यू क्लासिकल क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने केन्स थ्योरी को क्रिटिसाइज करा था और क्लासिकल थ्योरी को रीएस्टैब्लिश किया था। तो इसके पीछे 3 इकोनॉमिस्ट को क्रेडिट जाता है। फर्स्ट, मिल्टन फ्रेडमैन, जो कि अमेरिकन थे, और दूसरे पॉल सैमुएल्सन, जो वो भी अमेरिकन थे, और थर्ड फ्रेडरिच हाइक, जो ऑस्ट्रेलियन थे। तो ये तीनों के तीनों अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज थे। तो गाइस, 1969 से पहले नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के फील्ड में नहीं मिलता था। तो चाहे हमारे एडम स्मिथ हो, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे, उन्हें भी नोबेल प्राइज नहीं मिला था। अल्फ्रेड मार्शल हो, उन्हें भी नोबेल प्राइज नहीं मिला था। जेएम केन्स हो, उनको भी नोबेल प्राइज नहीं मिला था। तो गाइस, ये 3 इकोनॉमिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। तो मिल्टन को 1976 में नोबेल प्राइज मिला था, सैमुएल्सन को 1970 में मिला था, और हाइक को
1974 में नोबेल प्राइज मिला था। तो गाइस इनके कंट्रीब्यूशन को समझते हैं। दे रीस्टेब्लिश क्लासिकल थ्योरी। तो जो सेकंड जनरेशन ऑफ न्यू क्लासिकल थी, उन्होंने जो क्लासिकल थ्योरी थी उन्हें दोबारा से रीस्टैब्लिश किया जाता। और सेकंड, दे क्रिटिसाइज केन्स थ्योरी। इन्होंने केन्स की थ्योरी को क्रिटिसाइज करा था। कैसे करा था? दे सेड केन्स थ्योरी रिलेवेंट इन शॉर्ट रन। मतलब इनका मानना था, इन्होंने प्रूफ करके दिखाया था कि जो केन्स की थ्योरी थी वो सिर्फ शॉर्ट रन में एग्जिस्ट करती है। फॉर द लॉन्ग पीरियड केन्स थ्योरी नॉट एग्जिस्ट। मतलब जो लॉन्ग पीरियड होगा, दीर्घकाल होगा, उसके अंदर केन्स की थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो इनका मानना है कि इकोनॉमी के अंदर साइकिल्स होते हैं एंड सो ऑन। मतलब कभी बूम आता है, रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है, तो इसके लिए केन्स की थ्योरी रिलेवेंट नहीं होगी। इसके लिए इन्होंने क्लासिकल थ्योरी को रीएस्टैब्लिश कर दिया था। तो गाइस आगे चलते हैं। कुछ जनरल नॉलेज के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। 2019 में अभिजीत बैनर्जी, जो कि जिनका जन्म इंडिया में हुआ था और उनके पास अभी अमेरिकन सिटीजनशिप है, इनको इकोनॉमिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था। सेकंड, ईस्टर्न डुफ्लो, वो भी अमेरिकन है। गाइस कोइंसिडेंट की बात है, अभिजीत बैनर्जी एंड ईस्टर्न डुफ्लो दोनों हस्बैंड वाइफ है और इन दोनों को एक साथ नोबेल प्राइज मिला है। थर्ड, मिचेल क्रेमर, जो ये भी अमेरिकन है। तो इन तीनों को 2019 में नोबेल प्राइज मिला था। किस लिए मिला था? दे कंट्रीब्यूट इन द एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी। तो मतलब विश्व स्तर पर जो गरीबी है उसको दूर करने में इन लोगों का बहुत अहम योगदान था। आई होप यू फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। फ्रेंड्स, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इन वीडियोस के माध्यम से हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।